हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनएस की नॉवल वर्ल्ड रिबन के साथ दिल में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मेरी ये कहानी बिलियनियर सीईओज इनोसेंट लिटिल वाइफ। एपिसोड 32 टू 37। जब 32। अब तो सिर्फ तुम्हारा ही हूँ अंशिका के हालत बिगड़ी। मिशिका ने आक्रोश को मना करते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या मिस्टर अंकल? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कार में आपकी बेटी बैठी है और आप बदमाशी कर रहे हो? आक्रोश ने मिशिका के गाल को चूमते हुए कहा, मेरी बेटी को भी तो खेलने के लिए भाई या बहन चाहिए ही ना। तो क्यों ना हम उसे एक छोटा सा भाई या बहन दे दें। और भाई या बहन देने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आक्रोश की बातें सुनकर मिशिका के गाल शर्म से लाल हो गए। मिशिका ने आक्रोश की गोद से उठना चाहा, लेकिन आक्रोश ने कसकर मिशिका को उसकी कमर से थाम रखा था, जिससे मिशिका उसकी गोद से उठ नहीं सकी। मिशिका एक और बार अपनी रोज की गोद से उठने की कोशिश करती है, लेकिन आक्रोश ने उसे कस के उसकी कमर से थाम रखा था। मिशिका ने जब आंखें तरेर कर आक्रोश को देखा, तो आक्रोश ने एक शरारत भरी मुस्कान अपने चेहरे पर फैलाते हुए मिशिका के कान में धीरे से कहा, बैठे रहो ना, कौन सा कोई देख रहा है? अरे, मेरा हक है कि मैं तुमसे प्यार मांगू, और तुम मुझे प्यार दो। तुम मेरी वाइफ हो, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार तो डिजर्व करता है ना। क्या तुम मुझे ये भी नहीं दे सकती? मिशिका ने आक्रोश के चेहरे को खुद से दूर करते हुए कहा, आप प्यार डिस्टर्ब करते हो। मांग सकते हो और मैं दे सकती हूँ, लेकिन वक्त और जगह देखकर। ये ना तो सही वक्त है और ना ही सही जगह। और अगर उसके बाद भी आप ये सब कह रहे हो, तो आप एक नंबर के छिछोरे हो। मिशिका के ये कहने पर भी आक्रोश ने उस पर गुस्सा नहीं किया और गुंडे जार चिन्ह से उसके कान के पास अपना मुंह लाकर बोला, कभी लुच्चा कहती हो, तो कभी छिछोरा। चाहे जो भी कहो, अब तो सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। आक्रोश की यह कहने पर, अब तो सिर्फ तुम्हारा ही है, मिशिका को बहुत अच्छा लगा। वह दूसरी तरफ अपना चेहरा करके मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कोई ऐसा था जिसे वह अपना कह सकती थी और जो उस पर अपना हक रख सकता था। अब जाकर मिशिका ने आक्रोश की गोद से उठने की कोशिश नहीं की और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। आक्रोश ने भी उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कुछ देर में गाड़ी राठौड़ विला के बाहर रुकी, तो अंशिका तुरंत कार का डोर खोलकर उतर गई। वह घर के अंदर चली गई। वहीं आक्रोश भी मिशिका को लेकर कार से बाहर आ गया था। तभी मिशिका से आकर उसने कहा, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अपना और अंशु का ध्यान रखना। तुम एक काम करो, आज कॉलेज मत जाओ। मिशिका ने हैरानी से आक्रोश की तरफ देखा, तो आक्रोश ने मिशिका से कहा, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि अंशु भी अभी घर पर हैं। वह नहीं जा रही तो तुम अकेली जाकर क्या करोगी? और अगर तुम्हें जाना है तो फिर ठीक है, जा सकती हो। मैं ऑफिस चलता हूँ, जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तभी मिशिका ने आक्रोश की तरफ बिना मुड़े ही कहा, मैं नहीं जा रही, मैं घर पर ही रहूंगी। आक्रोश, जो अब जाने के लिए पीछे मुड़ चुका था, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वह कार में बैठा और बैक सीट का डोर क्लोज करते हुए मिशिका से बोला, जान। मिशिका जो आक्रोश को ही देख रही थी, उसने अपनी भौं चढ़ाई, जैसे पूछ रही हो, अब क्या हुआ? तभी आक्रोश ने कहा, मेरा वेट करना, मैं जल्दी आऊंगा। ये कहते हुए आक्रोश के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और उसके हाथ डोर पर विंडो ग्लास के ऊपर रखे हुए थे, जैसे कि अभी अगर वह डोर बंद नहीं होता तो वह कार से बाहर आ जाता। तभी मिशिका ने विला की तरफ मुड़कर अंदर जाते हुए कहा, ठीक है, आप अपने टाइम पर आ सकते हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इतना कहकर वह जल्दी से तेज कदमों के साथ विला के अंदर चली गई। आक्रोश मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस के लिए चला गया। वहीं मिशिका विला के अंदर जाने के बाद उसने हॉल में ही अपनी मम्मी पापा और की फोटो को लगा दिया और मंदिर से जाकर जो फूल मंदिर में साइड में रखे हुए थे, उन्हें उठाकर माला बनाए और लाकर दोनों फोटो पर उसने चढ़ा दी। उसे ये सब करते हुए कम से कम 1 घंटा हो चुका था। इस बीच उसने अंशिका को अपने पास नहीं देखा। जब उसका ये सारा काम खत्म हो गया, तो वह अंशिका को ढूंढते हुए उसके कमरे की तरफ चली गई। अभी तक मिशिका अंशिका के कमरे में नहीं गई थी, क्योंकि पिछली रात अंशिका मिशिका के साथ ही उसकी कमरे में सो गई थी। तभी उसने एक मेड से पूछा, अंशिका का कैमरा कौन सा है? मेड ने जब मिशिका को अंशिका के कमरे के बारे में बताया तो मिशिका उसके पास चली गई। उसने देखा कि अंशिका बिना कपड़े पहने ही वह बेड पर सो रही थी। मिशिका उसके पास गई और उसने प्यार से जैसे ही उसके माथे को छुआ, उसे उसकी बॉडी आग की तरह तपता हुआ लगा। मिशिका ने तुरंत ब्लैंकेट अंशिका के ऊपर से हटाया और उसने अंशिका के माथे और गले को छुआ, तो टेम्परेचर हाई था। उसने अंशिका के गाल को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहा,
अंशु, अंशु उठ, क्या हुआ तुझे अचानक? तेरी तबीयत कैसे खराब हो गई? तुझे इतना तेज बुखार कैसे हो गया? लेकिन अंशिका को मिशिका की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि अंशिका बेहोश हो चुकी थी। वह अपनी होश में नहीं थी, जो मिशिका की बातों का जवाब देती। जब कुछ देर अंशिका के गाल को थपथपाने के बाद भी अंशिका ने कुछ नहीं कहा, तो मिशिका ने जल्दी से अपना फोन लिया और आक्रोश को फोन करना चाहा, लेकिन उसके पास तो आक्रोश का नंबर ही नहीं था, तो वह उसे कैसे फोन करती। तभी उसने जल्दी से अंशिका का फोन लिया, लेकिन उसका फोन लॉक था। अब वह क्या करें? तभी उसने अंशिका का फिंगरप्रिंट से उसका फोन अनलॉक किया और जल्दी से उसमें आक्रोश का नाम ढूंढने लगी। तभी उसने देखा कि अंशिका के फोन में 10-12 ही नंबर सेव थे, जिनमें एक नंबर डैड के नाम से सेव था। तो मिशिका ने जल्दी से उस नंबर को टैप किया और कॉल जाने लगी। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ और दूसरी तरफ से कोई कुछ कहता, उससे पहले ही मिशिका ने कहा, हेलो, सुनिए। अंशिका की तबीयत खराब हो गई है। उसे बहुत तेज बुखार है, मैं क्या करूं? आप जल्दी से घर आ जाए। तभी दूसरी तरफ से एक लड़की ने कहा, एक्सक्यूज मी, अभी सर मीटिंग में हैं। वह जैसे ही मीटिंग से आते हैं, मैं उन्हें बता दूंगी। तब मिशिका ने कहा, हु द हेल आर यू, और क्या तुम्हें नहीं पता? अंशिका मिस्टर राठौर की बेटी है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैंने अभी कॉल किया है। तुम अभी के अभी जाकर मिस्टर राठौर से यह कहो कि मैंने उन्हें अभी घर आने के लिए कहा है। तभी दूसरी तरफ से लड़की ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें कह दूंगी। मिशिका ने फौरन फोन काटा और बगल में रखे पानी के गिलास को उठाकर अंशिका के पास लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारने लगी। लेकिन अंशिका को होश नहीं आया। अंशिका की हालत देखकर मिशिका की फिक्र और बढ़ गई थी, लेकिन वो भी जानती थी कि इस वक्त उसे शांत और समझदारी से काम लेना होगा। मिशिका ने अंशिका के माथे को फिर से छुआ और धीरे से कहा, अंशु, तुम ठीक हो जाओगी, बस थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। मिशिका ने जल्दी से पानी का गिलास अंशिका के पास रखा और खड़ी होकर कमरे में इधर उधर देखने लगी। उसे यह सब कुछ बहुत जल्दी करना था, क्योंकि अब तक आक्रोश के ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया था। मिशिका के मन में कई सवाल थे कि अचानक अंशिका को इतना तेज बुखार क्यों हो गया। क्या ये सिर्फ बुखार था या कुछ और? लेकिन वो किसी भी हालत में घबराना नहीं चाहती थी। मिशिका तुरंत कमरे से बाहर आए और उसने एक मेड को डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहा। अंशिका के कमरे के बाहर खड़ी मिशिका ने देखा कि अंशिका की एक पुरानी डायरी स्टडी टेबल पर रखी थी। मिशिका को याद आया कि अंशिका ने उसे उस किताब के बारे में बताया था, जिसमें कई तरह के होम रेमेडीज लिखे थे। मिशिका ने तुरंत उस किताब को खोला और उसके अंदर के पन्नों को पलटने लगी, ताकि डॉक्टर के आने तक उसे कोई ऐसी चीज मिल सके जिससे अंशिका की हालत बेहतर हो सके। 33 मिशिका पहुंची आक्रोश के ऑफिस मिसेज राठौर। मिशिका ने जल्दी से पानी का गिलास अंशिका के पास रखा और खड़ी होकर कमरे में इधर उधर देखने लगी। उसे ये सब कुछ बहुत जल्दी करना था, क्योंकि अब तक आक्रोश के ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया था। मिशिका के मन में कई सवाल थे कि अचानक अंशिका को इतना तेज बुखार क्यों हो गया। क्या ये सिर्फ बुखार था या कुछ और? लेकिन वो किसी भी हालत में घबराना नहीं चाहती थी। मिशिका तुरंत कमरे से बाहर आए और उसने एक मेड को डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहा। अंशिका के कमरे के बाहर खड़ी मिशिका ने देखा कि अंशिका की एक पुरानी डायरी स्टडी टेबल पर रखी थी। मिशिका को याद आया कि अंशिका ने उसे उस किताब के बारे में बताया था, जिसमें कई तरह के होम रेमेडीज लिखे थे। मिशिका ने तुरंत उस किताब को खोला और उसके अंदर के पन्नों को पलटने लगी, ताकि डॉक्टर के आने तक उसे कोई ऐसी चीज मिल सके जिससे अंशिका की हालत बेहतर हो सके। मिशिका ने बुक पढ़ी, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चला। तभी उसे याद आया कि उसकी मम्मी, जब वह छोटी थी और बुखार में जलती थी, तो उसकी मम्मी उसके माथे पर ठंडे पानी की गीली पट्टी रखती थी, और सिर्फ माथे पर ही नहीं, बल्कि उसके हाथ, पैरों और बगल पर भी रखती थी। तो उसने जल्दी से कमरे से निकलकर मेड को आवाज दी। मेड के आते ही मिशिका ने उनसे कहा, आप ठंडा पानी और एक साफ कपड़ा लेकर आइए, जल्दी से। मिशिका के इतना कहते ही मेड भागती हुई किचन की तरफ चली गई। कमरे के अंदर आते ही मिशिका ने फिर से अंशिका का फोन चेक किया, लेकिन अभी भी उसे आक्रोश का कोई मैसेज या कॉल नहीं मिला। मिशिका ने गुस्से से फोन को बेड पर पटका और वह अंशिका के पास आई। उसके माथे को सहलाते हुए बोली, कुछ नहीं बच्चा, अभी डॉक्टर भी आ जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंशिका को तो कुछ होश ही नहीं था। तब तक मेड पानी से भरा एक बाउल और साफ कपड़ा लेकर आ गई। मिशिका ने तुरंत बाउल और कपड़ा लिया और साइड टेबल पर रखकर जल्दी से ठंडे पानी में कपड़े को भिगोकर निचोड़कर अंशिका के माथे पर रखा। दूसरा कपड़ा उसके गले पर रखा ताकि जल्दी से बुखार उतर सके।
क्योंकि सुबह तक उनके साथ जाने के टाइम पर अंशिका बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अचानक उसे इतना तेज बुखार कैसे हो गया, ये समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मिशिका चाहती थी कि अंशिका का बुखार जल्द से जल्द उतर जाए। करीब 15 मिनट तक ऐसा करने पर हल्का असर होता हुआ नजर आया। उसने राहत की सांस ली। तभी डोरबेल बजी। मेड ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक लेडी डॉक्टर खड़ी थी। मेड उन्हें लेकर कमरे में आई। उन्हें देखकर मिशिका जल्दी से बेड से उठ गई। डॉक्टर अंदर आए और अपना ब्रीफकेस बेड पर रखते हुए मिशिका से अंशिका को देखते हुए पूछी, इन्हें क्या हुआ? मिशिका ने कहा, सुबह तक तो ठीक थी लेकिन अभी अचानक से बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। मैंने ठंडे पानी की पट्टी रखी है। आप प्लीज कुछ कीजिए, जल्दी यह ठीक हो जाए। तभी डॉक्टर अंशिका को चेक करते हुए मिशिका से पूछने लगी, आप कौन हैं इनकी? डॉक्टर की यह बात सुनकर मिशिका कंफ्यूजन से डॉक्टर को देखने लगी। वह सोचने लगी कि इतनी बड़ी लड़की की माँ होने की बात कैसे कहे। लेकिन उसने सोचा कि जब उसका रिश्ता ऐसा है ही तो छुपाने का क्या मतलब। हो सकता है ये बात अगर आक्रोश को पता चले कि उसने अपने और आक्रोश के रिश्ते का सच ना बताकर कुछ और बताया है, तो उनके बीच का जो रिश्ता है वह और ऑकवर्ड हो जाए। इसलिए उसने अपनी और अंशिका के रिश्ते को बिना छुपाए डॉक्टर से कहा, मैं इनकी स्टेप मॉम हूँ। मिशिका के इतना कहते ही डॉक्टर ने उसे अजीब नजरों से देखा, जैसे कह रही हो कि पैसे के लिए आजकल लोग क्या कुछ करने लगे हैं। लेकिन मिशिका को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, आपको मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। आप एक डॉक्टर हैं। आप इनका इलाज कीजिए, जिसकी फीस आपको पूरी मिलेगी। डॉक्टर मिशिका की बातें सुनकर चुप हो गई। उससे और कुछ कहा ही नहीं गया। उसने एक इंजेक्शन फिलकर अंशिका के बांह पर लगाया और मिशिका से कहा, अच्छा हुआ आपने पहले ही इनकी गीली पट्टी कर दी थी। इससे काफी राहत मिली है और इनका बुखार भी उतर गया है। इन्हें रात तक होश भी आ जाएगा और बुखार भी पूरा उतर जाएगा। कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ। आप यह मेडिसिन मंगवा लें और उनके उठने पर कुछ हल्का खिलाकर इन्हें दवा खिला दें। प्रिस्क्रिप्शन लेते हुए मिशिका ने अपना सिर हिलाया। डॉक्टर ने अपना ब्रीफकेस बंद किया तो मिशिका ने अपने पर्स से डॉक्टर की फीस निकालकर उन्हें देते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर ने मिशिका के हाथ से फीस ली और वह अपना ब्रीफकेस लेकर वहां से निकल गई। अब मिशिका को आक्रोश पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे फोन किए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके थे। लेकिन अभी तक न तो आक्रोश का कॉल आया और न ही वह खुद आया। आखिर वह ऐसा कैसे कर सकता था? ऐसे तो वह अपनी बेटी के लिए बहुत प्यार दिखाता है, लेकिन जब उसकी बेटी को सच में उसकी जरूरत थी, तब वह कहाँ है? मिशिका ने अपना पर्स उठाया और कमरे से बाहर जाते हुए मेड से कहा, आप कमरे में रहेंगी। अंशिका को होश आ जाए तो आप उसे कुछ हल्का खिला दीजिएगा और मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आती हूँ। इतना कहकर वह विला से बाहर निकली। उसने कैब बुक की और सीधा आक्रोश के ऑफिस चली गई। 15 मिनट में मिशिका आक्रोश के ऑफिस पहुंची। वह रिसेप्शन डेस्क के पास आए और उसने कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर आक्रोश राठौर के केबिन में जाना है। आप बता सकती हैं, वह कहाँ हैं? रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने ऊपर से नीचे तक मिशिका को देखा। मिशिका ने सफेद चेक शर्ट और ब्लू टाइट जीन्स पहन रखी थी। उस लड़की ने मिशिका को देखने के बाद पॉइंटली पूछा, आपके पास अपॉइंटमेंट है? मिशिका ने कहा, नहीं, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन मुझे मिस्टर राठौर से मिलना है। आप उन्हें कॉल करके बता सकती हैं कि मिशिका उनसे मिलने के लिए आए हैं। रिसेप्शनिस्ट का बिहेवियर अच्छा था, तो उसने कहा, आई एम सॉरी मैम, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती पाऊंगी, क्योंकि बॉस मीटिंग में बिजी हैं और उन्होंने सख्त मना किया है कि किसी को भी उनके केबिन में जाने या उन्हें डिस्टर्ब करने की परमिशन न दी जाए। अगर आप चाहे तो आप यहाँ बैठकर वेट कर सकती हैं। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर मिशिका ने कहा, देखिए, मेरा मिस्टर राठौर से मिलना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको कोई डांट नहीं पड़ेगी। आप प्लीज मिस्टर राठौर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मिशिका उनसे मिलने आई है। मिशिका के कहने के टोन में रिसेप्शनिस्ट को फ्रस्ट्रेशन और एक खतरनाक और महसूस हुआ। उसने तुरंत फोन का रिसीवर उठाते हुए कहा, जस्ट अ मिनट, मैं ट्राई करती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने कॉल किया तो रिंग जा रही थी। थोड़ी देर में कॉल रिसीव हुआ तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हेलो माया मैम, बॉस से मिलने मिशिका नाम की एक लड़की आई है। क्या बॉस फ्री हो गए हैं? तभी माया ने कहा, क्या कोई भी आई गई लड़की उठकर आ जाएगी और तुम कॉल कर दोगी मुंह उठाकर? तभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, माया, उस लड़की को जरूरी मिलना है बॉस से और उसके कहने से पता चल रहा है कि वह बॉस को बहुत अच्छी तरह से जानती है। तभी सामने से माया ने कहा, लिसन नैना,
कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा और यह कहेगा कि वह हमारे बॉस को बहुत अच्छे से जानता है, तो क्या उसे बॉस से मिलने दिया जाएगा? तारांकन, नो नॉट एट ऑल। तारांकन, तो तुम उस लड़की को यहाँ से निकालो। ये तुम्हारा काम है। देखना, तुम कभी भी कॉल कर देती हो। ये सब बातें मिशिका को भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी रिसेप्शनिस्ट ने माया से बहस ना करते हुए मिशिका से कहा, आई एम सॉरी मैम, बट बॉस की जो सेक्रेटरी है, माया मैम, उन्होंने सख्त मना कर दिया है। अब मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी। मिशिका ने देखा कि यह कहते हुए रिसेप्शनिस्ट का चेहरा गिल्ट से भरा हुआ था। तभी मिशिका ने अपने दोनों हाथ रिसेप्शन पर रखे और रिसेप्शनिस्ट से कहा, मुझे मिस्टर राठौर का केबिन कहाँ है ये बता दो, और आई एम सॉरी कि मेरे अंदर जाने से तुम्हारी जो माया मैम है न, उनकी आज वॉट लगने वाली है। इस टोन में मिशिका ने दांत पीसते हुए कहा था और रिसेप्शनिस्ट बस उसका चेहरा देख रही थी। तभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, बट मैम, मेरी जॉब जा सकती है। तभी मिशिका ने उससे कहा, डोंट वरी, तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी। तुम बताओ, मिस्टर राठौर का मीटिंग रूम कौन सा है? पता नहीं क्यों, पर रिसेप्शनिस्ट को मिशिका में बहुत एटीट्यूड नजर आ रहा था, जो कि नेचुरली होना भी चाहिए था, बिकॉज वह थी भी तो मिसेज राठौर। तभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैं आपको किसी के साथ भेज देती हूँ। इतना कहकर उसने सामने डेस्क पर बैठे काम कर रहे एक कॉलेज से कहा, अनुज, तुम मैम को बॉस के मीटिंग रूम तक छोड़कर आ जाओ, इन्हें उनसे जरूरी मिलना है। माया मैम ने अलाउ नहीं किया है, लेकिन इन्हें बॉस से मिलना है। तभी अनुज ने मिशिका को देखा और देखता ही रह गया। अभी मिशिका के बाल थोड़े बिखरे हुए थे, मैसी से, लेकिन फिर भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी अनुज ने कहा, ठीक है। इतना कहकर वह अपना लैपटॉप बंद करके पास आकर बोला, चलिए मैम। मिशिका ने रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू कहा और अनुज के साथ आक्रोश के मीटिंग रूम तक जाने के लिए लिफ्ट की तरफ चली गई। कुछ देर में मिशिका आक्रोश के ऑफिस के फ्लोर पर पहुंची और वह मीटिंग रूम की तरफ जाने लगी। अनुज मिशिका से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी मिशिका से एक बहुत ही खतरनाक ऑरा बाहर आ रहा था, जिससे अनुज उससे बात नहीं कर पा रहा था। कुछ देर में अनुज मीटिंग रूम के बाहर पहुंचा और मिशिका से बोला, यह मीटिंग रूम है, लेकिन मैं आगे नहीं जा सकता। हमें यहाँ आना सख्त मना है। यहाँ पर सिर्फ बॉस के असिस्टेंट और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी माया मैम को ही जाने की इजाजत है। उद्धरण चिन्ह। तभी मिशिका ने कहा, थैंक यू मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा। चैप्टर 34। मिशिका ने मारा थप्पड़। मिशिका ने रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू कहा और अनुज के साथ आक्रोश के मीटिंग रूम तक जाने के लिए लिफ्ट की तरफ चली गई। कुछ देर में मिशिका आक्रोश के ऑफिस के फ्लोर पर पहुंची और वह मीटिंग रूम की तरफ जाने लगी। अनुज मिशिका से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी मिशिका से एक बहुत ही खतरनाक ऑरा बाहर आ रहा था, जिससे अनुज उससे बात नहीं कर पा रहा था। कुछ देर में अनुज मीटिंग रूम के बाहर पहुंचा और मिशिका से बोला, यह मीटिंग रूम है, लेकिन मैं आगे नहीं जा सकता। हमें यहाँ आना सख्त मना है। यहाँ पर सिर्फ बॉस के असिस्टेंट और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी माया मैम को ही जाने की इजाजत है। तभी मिशिका ने कहा, थैंक यू मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। अनुज यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन फिर वह रुककर ये देखने लगा कि आखिर मिशिका मीटिंग रूम के अंदर कैसे जाती है। वह थोड़ी दूर पर खड़ा था। वहीं मिशिका जैसे ही आगे बढ़ने को हुई कि बाहर खड़े गार्डों ने उसे रोकते हुए कहा, क्या आप अंदर होने वाली मीटिंग से रिलेटेड हैं? तभी मिशिका ने कहा, नहीं, मैं इस ऑफिस के बॉस से रिलेटेड हूँ, तो प्लीज आप मुझे अंदर जाने दें। लेकिन वे दोनों गार्ड्स आक्रोश के उन गार्ड्स में से थे, जो सिर्फ आक्रोश के ऑफिस वर्क को और उसकी सेफ्टी के लिए ऑफिस में रहते थे। उनका काम बस इतना था कि ऑफिस में आने वाले लोगों पर नजर रखें, और इसलिए उन्होंने अभी तक मिशिका को नहीं देखा था। एक गार्ड ने अपना हाथ दरवाजे पर लगाते हुए मिशिका से कहा, अगर आप मीटिंग से रिलेटेड नहीं हैं, तो आई एम सॉरी, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। आप बॉस के केबिन में उनका वेट कर सकती हैं। अब मिशिका को बहुत तेज गुस्सा आने लगा था, क्योंकि हर जगह उसे रोका जा रहा था। मिशिका का मन कर रहा था कि वह एक मुक्का कसकर गार्ड के मुंह पर मारे और बोले कि मुझे रोकने से पहले एक बार जाकर अंदर अपने बॉस से तो पूछो कि क्या वह मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं, और अगर उन्होंने ना कहा, तो आज मैं उनका भी मुंह तोड़ दूंगी। ये सोचते हुए मिशिका ने गार्ड से कहा, एक बार जाकर अपने बॉस से कह सकते हो कि मिशिका उनसे मिलने आई है। लेकिन दोनों गार्ड्स एक दूसरे को सवाल भरी नजरों से देखने लगे। वे दोनों अभी एक दूसरे को ही देख रहे थे। तब तक मिशिका, जो जस्ट दरवाजे के अंदर जाने के लिए खड़ी थी, उसने जोर से दरवाजा पटक कर खोल दिया। उसकी आवाज से मीटिंग रूम में जो लोग बैठे थे, उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा।
मिशिका के ऐसे करने से दोनों गार्ड्स भी घबरा गए थे, क्योंकि काम के बीच में डिस्टरबेंस उनके बॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे लोग मिशिका से कुछ कहते, उससे पहले ही मिशिका ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए आक्रोश से कहा, मिस्टर राठौर, आपको इतनी भी अक्ल नहीं है कि आपको अपना फोन अपने पास रखना चाहिए। मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ और आप हो कि कॉल ही नहीं ले रहे हैं। और पता नहीं आपकी कौन सी बदतमीज सेक्रेटरी है, जिसने मुझे ये कहा था कि वह आपको इन्फॉर्म करेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। या फिर आपको ही जरूरत नहीं है ये जानने की कि आपकी बेटी जिंदा है या मर रही है। मिशिका को इतना सब कुछ आक्रोश को बोलते हुए सुनकर वहां बैठे सभी की आंखें हैरानी से आक्रोश के ऊपर चली गई। वहीं माया, सेक्रेटरी, जो आक्रोश की साइड में खड़ी थी, उसने गुस्से से दांत पीसते हुए मिशिका को देखा कि पता नहीं ये लड़की कौन है और यहाँ कैसे आई। वहीं आक्रोश ने मिशिका को देखकर जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होकर उसके पास आते हुए उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, तुम ये क्या कर रही हो? और अगर तुम्हें ऑफिस आना था तो तुम मुझे कॉल कर सकती थी, मुझे इन्फॉर्म कर सकती थी। तभी मिशिका ने अपना हाथ आक्रोश की पकड़ने से पहले ही झटकते हुए कहा, जब आपको अपनी बेटी की ही फिक्र नहीं है तो मेरा आपको इन्फॉर्म करने का क्या मतलब? हैरानी से मिशिका को देखते हुए आक्रोश ने कहा, मुझे मेरी बेटी की फिक्र नहीं है। जैसे ही आक्रोश ने ये सवाल मिशिका से किया, मिशिका को यह समझते देर नहीं लगी कि अभी तक आक्रोश को अशिका की हालत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मिशिका ने आक्रोश से पूरे मीटिंग हॉल में अपनी नजरें दौड़ाते हुए पूछा, आपकी सेक्रेटरी कौन है जिसके पास आपका फोन है? आक्रोश ने पीछे मुड़कर माया को देखा और मिशिका से कहा, वह खड़ी है सामने। मिशिका माया के सामने चलती हुई आई और उसने सबके सामने एक तेज चटखदार थप्पड़ माया के मुंह पर मारा। माया का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया, क्योंकि अभी मिशिका इतने गुस्से में थी कि उसका थप्पड़ बहुत जोरदार लगा था। सभी हैरानी से कभी मिशिका को तो कभी माया को देख रहे थे, क्योंकि माया आक्रोश की सेक्रेटरी थी, जो आक्रोश के इंडिया में न होने पर उसके पूरे काम को देखती थी। और मोक्ष के बाद यहाँ सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कोई था तो वह माया थी। माया ने अपना चेहरा ऊपर किया और अपने दांत भींचते हुए मिशिका से बोली, यू ब्लडी बीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अभी माया के मुंह से इतना निकल ही पाया था कि उसे एक गुस्से से जलती हुई नजरें अपने ऊपर महसूस हुई और तभी एक दूसरा थप्पड़ उसके गाल पर वापस पड़ा। ये थप्पड़ भी मिशिका ने उसे मारा था। उसके बाद मिशिका ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, बीच में नहीं तुम हो। मैंने करीब 2 से 3 घंटे पहले मिस्टर राठौर को कॉल किया था और कॉल रिसीव करने वाली तुम थी। मैंने तुमसे ये कहा कि तुम मिस्टर राठौर को इन्फॉर्म करो कि उनकी बेटी अंशिका की अचानक तबीयत खराब हो गई है, उसे तेज बुखार है। तुमने उन्हें इन्फॉर्म किया नहीं, क्योंकि अगर तुम उन्हें इन्फॉर्म करती तो वह मुझसे अभी यह नहीं पूछते कि उन्हें उनकी बेटी की फिक्र नहीं है। इसका क्या मतलब है? तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि तुम ब्लडी बीच हो। अंशिका को तेज बुखार चढ़ा है। यह मिशिका के मुंह से निकलते ही आक्रोश तुरंत उसके पास आया और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, अंशिका को बुखार है? लेकिन कैसे? मेरे ऑफिस आने तक तो वह ठीक थी। क्या हुआ है उसे? और डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर ने क्या कहा? मिशिका ने आक्रोश का हाथ पकड़ा और उससे कहा, हम घर चलकर बात करते हैं मिस्टर राठौर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी के सामने मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत है। चलिए। ये कहकर मिशिका ने आक्रोश का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से निकल गई। आक्रोश भी बिना एक शब्द बोले मिशिका के साथ मीटिंग रूम से निकल गया। वहीं मीटिंग रूम में बैठे लोगों की नजरें तो मानो हैरानी से मिशिका को ही देख रही थी, क्योंकि वह एक तूफान की तरह आए और आंधी की तरह आक्रोश को अपने साथ लेकर चली गई। लेकिन अभी तक किसी को यह नहीं पता चला कि आखिर वह थी कौन और आक्रोश से उसका क्या रिश्ता था। सभी मीटिंग रूम में बैठे मोक्ष की तरफ देखने लगे। तभी मोक्ष ने कहा, मीटिंग इज ओवर, गेस। आप लोग जा सकते हैं। आपने सुना कि बॉस की बेटी की तबीयत बिगड़ चुकी है और ऐसे में मीटिंग करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट वर्क है वह बॉस के मौजूद रहने पर ही हो सकता है। तो मीटिंग आज कैंसिल करते हैं, और जैसे ही न्यू अपडेट मीटिंग के लिए होगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ये सब कहते हुए मोक्ष का दिल बहुत बेचैन था, क्योंकि बात उसके दिल से जुड़ी थी अंशिका, जिसे सुबह ही उसने बिल्कुल ठीक देखा था, जो हमेशा की तरह जाकर उसके साथ बदतमीजी से बातें कर रही थी। लेकिन अभी उसे यह पता चल रहा था कि उसे तेज बुखार है। मोक्ष ने जैसे तैसे सबको ये कहा और उसने भी एक गुस्से से भरी जलती हुई नजर माया के ऊपर डालते हुए कहा, तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है माया।
जो बात तुमने बॉस से अंशिका के बारे में छुपाई वो छुपाना गलत था, क्योंकि बॉस के लिए इस दुनिया में सबसे पहले अगर कोई है तो वह उनकी बेटी है। उसके लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, और तुमने उसकी बिगड़ी तबीयत को लेकर उनसे छुपाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। दिल 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 दिल। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा। चैप्टर 35। मैडम, आप जो कहोगी वह मेरे सर आंखों पर है। ये सब कहते हुए मोक्ष का दिल बहुत बेचैन था, क्योंकि बात उसके दिल से जुड़ी थी। अंशिका, जिसे सुबह ही उसने बिल्कुल ठीक देखा था, जो हमेशा की तरह जाकर उसके साथ बदतमीजी से बातें कर रही थी, लेकिन अभी उसे यह पता चल रहा था कि उसे तेज बुखार है। मोक्ष ने जैसे तैसे सबको ये कहा, और उसने भी एक गुस्से से भरी जलती हुई नजर माया के ऊपर डालते हुए कहा, तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है, माया। जो बात तुमने बॉस से अंशिका के बारे में छुपाई वो छुपाना गलत था, क्योंकि बॉस के लिए इस दुनिया में सबसे पहले अगर कोई है तो वह उनकी बेटी है। उसके लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, और तुमने उसकी बिगड़ी तबीयत को लेकर उनसे छुपाया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मीटिंग रूम के बाहर जो अनुज खड़ा इंतजार कर रहा था, जब उसने मिशिका को आक्रोश का हाथ पकड़कर लाते हुए देखा तो उसकी मुंह खुला का खुला रह गया। आज तक कभी किसी ने आक्रोश का हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की थी, और आज ये लड़की ऑफिस के स्टाफ के सामने उनके बॉस का हाथ पकड़कर लेकर जा रही है, और उनके बॉस भी चुपचाप उसके पीछे चल रहे हैं। ये कौन है और उनके बॉस से इसका क्या रिश्ता है? उन्हें देखने वाले स्टाफ हैरानी से मुंह फाड़े हुए देखते। ये तो आक्रोश के कैबिन के फ्लो का हाल था। अभी ग्राउंड फ्लो का रिएक्शन बाकी था। मिशिका ने आक्रोश से अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। वह लिफ्ट के पास आए और मिशिका ने लिफ्ट का बटन प्रेस करके आक्रोश को लेकर अंदर गई और ग्राउंड फ्लो के लिए बटन प्रेस किया। आक्रोश बिना कुछ पूछे, बिना कोई सवाल किए, चुपचाप मिशिका के साथ खड़ा था, और मिशिका ने अभी तक उसकी कलाई को थाम रखा था। कुछ देर में लिफ्ट नीचे पहुंची और आक्रोश और मिशिका दोनों लिफ्ट से बाहर निकले। रिसेप्शन पर बैठी नैना ने जब मिशिका को आक्रोश का हाथ पकड़कर लाते हुए देखा तो उसे अपने बिहेवियर पर प्राउड फील हुआ कि उसने इस लड़की के साथ कोई बदतमीजी न करके अपने लिए सबसे अच्छा काम किया था। नहीं तो जीसे के साथ बिना कुछ बोले उसके बॉस चल रहे थे। अगर उसने उस लड़की के साथ बदतमीजी की होती तो क्या उसके बॉस उसे जॉब पर रहने देते? शायद ही ऐसा मुमकिन होता। जैत मिशिका ने नैना की तरफ एक झलक देखी और उसे आंखों से ही थैंक यू कहा, क्योंकि अगर नैना ने उसे यहीं पर रोक दिया होता तो वह आक्रोश को लेकर जाने में कामयाब नहीं होती। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर जितने भी स्टाफ कम कर रहे थे, उन सब का मुंह और आंखें दोनों खुली हुई थी। आक्रोश को मिशिका के पीछे ऐसे चुपचाप जाते हुए देखकर मिशिका ने जाकर कार का बैक सीट का डोर खोला और आक्रोश को बैठाया। फिर खुद भी बैठते हुए जय से बोली, किसी मेडिकल स्टोर पर गाड़ी रोकना, मुझे कुछ दवाइयां लेनी हैं। जय ने हाँ में सिर हिलाया और ड्राइविंग सीट में बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और राठौर विला जाने के लिए निकल गया। उसने मेडिकल स्टोर पर जब गाड़ी रोकी तो मिशिका तुरंत बाहर निकली और उसने मेडिकल से जाकर अंशिका की मेडिसिन ली और कुछ ही देर में वापस आकर कार में बैठ गई। आक्रोश ने अभी तक मिशिका से कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि उसका दिमाग अंशिका की फिक्र में जुटा हुआ था कि अचानक से अंशिका की तबीयत कैसे बिगड़ गई, उसे तेज बुखार कैसे आ गया। आक्रोश ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, मिशिका ने उसे घूरती हुई नजरों से देखा, तो आक्रोश ने आगे कुछ भी नहीं कहा। जैसे आज मिशिका की आंखें ही उसकी बोलती बंद करने के लिए काफी थी। कुछ देर में कार राठौर विला के सामने आकर रुकी, तो मिशिका बिना कुछ आक्रोश से कहे कार से उतरी और जल्दी से अंदर चली गई। आक्रोश भी तुरंत कार से बाहर आया और मिशिका के पीछे भागा। जय को अभी तक नहीं पता था कि अंशिका की तबीयत खराब है, इसलिए मिशिका और आक्रोश को इस तरह से भागते हुए विला के अंदर जाते देख जय को जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए वह भी तुरंत भागकर अंदर गया। मिशिका तुरंत अंशिका के कमरे में गई और उसने देखा कि अंशिका अब तक सो रही थी। उसने जिस मैन को अंशिका का ध्यान रखने के लिए कहा था वह भी वहीं पर थी और वो मिशिका को देखकर उठ खड़ी हुई। मिशिका ने उससे पूछा, अंशिका को होश आया था? आपने कुछ खिलाया उसे? तभी मेड ने अंशिका की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैडम, अंशिका मैडम को होश नहीं आया है, लेकिन इनका बुखार उतर चुका है। ये सुनते ही मिशिका अंशिका के पास जाकर बैठ गई। उसने उसकी माथे और गले को छूकर देखा तो उसका शरीर अब बिल्कुल ठंडा हो चुका था, बुखार जरा भी नहीं था। ये सब आक्रोश दरवाजे पर खड़ा देख रहा था। मिशिका ने तुरंत मेड से कहा, ठीक है, आप जाए और वेजिटेबल सूप बना दीजिए। जैसे ही अंशिका को होश आएगा हम उसे वेजिटेबल सूप देने के बाद दवाई खिला देंगे। मिशिका,
के कहने पर मेड तुरंत कमरे से निकलकर किचन की तरफ चली गई। जय भी जान चुका था कि मिशिका आक्रोश से नाराज क्यों नजर आ रही थी और ऐसे अचानक वो ऑफिस से बाहर गई थी, लेकिन वो इनके बीच कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए वो भी चुपचाप वहां से चला गया। आक्रोश की नजर अंशिका के चेहरे पर टिकी हुई थी। वह धीरे धीरे कदमों से चलकर बेड के पास आया और झुककर अंशिका के माथे को छुआ, फिर नीचे झुककर उसके माथे को अपने होठों से छू लिया और कहा, आई एम सॉरी बच्चा, मुझे ये पता ही नहीं चला कि तुम्हारी तबीयत खराब हो चुकी है, तुम्हें तेज बुखार हो चुका है, क्योंकि मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। या फिर यह कहूं कि यह मेरी लापरवाही थी कि मैंने अपना फोन अपने पास नहीं रखा। ये कहते हुए आक्रोश ने अंशिका के माथे को सहलाया और फिर वही बेड के पास खड़ी मिशिका के पास आया और उसके हाथ को थामकर उससे बोला, थैंक यू मेरी अंशु का ध्यान रखने के लिए। आक्रोश थोड़ा इमोशनल हो गया था। तब मिशिका ने उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा, दोबारा से अपना फोन किसी और को मत दीजिएगा, अपना फोन अपने पास रखिएगा, क्योंकि अब मैं और अंशिका दोनों आपकी जिंदगी में हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपने सेक्रेटरी के साथ इतने साल कैसे काम किया और अंशिका का ध्यान कैसे रखा। आपने ऐसे तो तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है ना मिस्टर राठौर, आपको तो कुछ भी पता ही नहीं चलता होगा। आकर्ष का नजर नाच था। तभी मिशिका ने उसके हाथ का छोड़कर उसके चेहरे को थामते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि उस सेक्रेटरी ने आपको ये बताना भी जरूरी नहीं समझा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हुई है। वह किसी और चीज के लिए आपको इन्फॉर्म नहीं करती। ना तो मैं, ना तो आपके ऑफिस आती और ना ही मुझे इतना फर्क पड़ता। लेकिन जिस वजह से मैं और आप साथ हैं, जिसकी जिंदगी आपके लिए मायने रखती है, उसके बारे में उस सेक्रेटरी ने आपसे छुपाया। तो बताए, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा, क्योंकि अंशु हमारे बीच की कड़ी है, और अगर किसी की वजह से उसे नुकसान पहुंचता है, तो मैं उस शख्स को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। और मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप उस सेक्रेटरी को निकाल देंगे, और अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो दोबारा मेरे और अंशु के कमरे में घुसिएगा, मत समझे आप। ये कहते हुए मिशिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तभी आक्रोश ने खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, मैडम, आप जो कहोगी वह मेरे सर आंखों पर है। आप चाहें तो मैं पूरे ऑफिस को बाहर निकाल दूं। तभी उसके सीने से लगी हुई मिशिका ने कहा, नहीं, वह रिसेप्शनिस्ट जो है, उसे मत निकालिएगा। और उसने एक और शख्स को मेरी हेल्प के लिए भेजा था, उसे छोड़कर आप चाहे जिसे भी निकाल दीजिए, इन दोनों को मत निकालना। तो आक्रोश ने उसे और टाइट से उसके कमर से पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल, जिसे तुम रखने के लिए कहोगी उसे से रखूंगा, और जिसे तुम निकालने के लिए कहोगी उसे निकालूंगा। और अब इस माया का करियर यहीं पर खत्म होता है। ये कहते हुए उसकी नजरें अंशिका पर थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। दिल 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 दिल। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा। 36। आप इतने गर्म क्यों हैं? आपकी बेशर्मी खत्म नहीं होती है। ये कहते हुए मिशिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तभी आक्रोश ने खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, मैडम, आप जो कहोगी वह मेरे सर आंखों पर है। आप चाहें तो मैं पूरे ऑफिस को बाहर निकाल दूं। तभी उसके सीने से लगी हुई मिशिका ने कहा, नहीं, वह रिसेप्शनिस्ट जो है, उसे मत निकालिएगा। और उसने एक और शख्स को मेरी हेल्प के लिए भेजा था, उसे छोड़कर आप चाहे जिसे भी निकाल दीजिए, इन दोनों को मत निकालना। तो आक्रोश ने उसे और टाइट से उसके कमर से पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल, जिसे तुम रखने के लिए कहोगी उसे रखूंगा, और जिसे तुम निकालने के लिए कहोगी उसे निकालूंगा। और अब इस माया का करियर यहीं पर खत्म होता है। ये कहते हुए उसकी नजरें अंशिका पर थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। अभी दोनों को गले लगे हुए कुछ मिनट ही हुए होंगे कि आक्रोश की गर्मी मिशिका को अपने अंदर महसूस होने लगी, जिससे उसने अपना चेहरा घुमाकर आक्रोश की गर्दन पर छुपा लिया। क्योंकि उसे अजीब फीलिंग हो रही थी, उसने धीरे से आक्रोश से कहा, आप इतने गर्म क्यों हैं? आक्रोश मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरी इतनी हॉट वाइफ मेरी बाहों में है। मिशिका उसकी यह बात सुनकर मुस्कुराई ही थी कि उसने अपने हाथ का मुक्का बनाकर आक्रोश के सीने पर मारते हुए कहा, आपकी बेशर्मी कभी खत्म नहीं होती है। हम दोनों बेटी के कमरे में हैं और आपको ये सब सूझ रहा है। आक्रोश ने मिशिका की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उससे कहा, बेटी सो रही है। तभी मिशिका ने अपना चेहरा आक्रोश के गले से निकाला और अंशिका के बैग की तरफ देखा तो उसका चेहरा शर्म से और लाल हो गया, क्योंकि अंशिका की आंखें खुली थी और वह दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी मिशिका ने झटके से आक्रोश को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। आक्रोश इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था।
यह अचानक हुआ, इसलिए वह सीधा जाकर पीठ के बल फर्श पर गिर गया। मिशिका ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और जल्दी से उसके पास गई। उसे उठाते हुए बोली, आई एम सॉरी। मैंने आपको इतना जोर से धक्का नहीं मारा था कि आप नीचे गिर जाओ। लेकिन आपको संभलना चाहिए था ना। आह वह मेरी कमर। आक्रोश ने अपनी कमर सहलाते हुए मिशिका के हाथ को पकड़कर खड़ा होते हुए कहा, तुम अगर मुझे इस तरह से धक्का दोगी तो क्या मैं संभाल पाऊंगा। तभी मिशिका अपनी नजरें चुराते हुए आक्रोश से बोली, अंशिका जाग चुकी है। मिशिका के इतना कहते ही आक्रोश अपनी कमर के दर्द को भूलकर उठा और जल्दी से अंशिका के पास गया। अब तक अंशिका भी उठकर बैठ चुकी थी। आक्रोश ने तुरंत उसका चेहरा थामकर उससे पूछा, बच्चा तुम ठीक हो? क्या हुआ? इस तरह से इतना तेज बुखार अचानक क्यों आया? तुम कुछ सोच रही थी? आक्रोश के सवाल को सुनकर अंशिका ने अपनी नजरें चुरा ली। वहीं मिशिका को ये समझ नहीं आया कि आक्रोश अंशिका से कुछ सोचने वाली बात क्यों पूछ रहा है। क्या कुछ सोचने से किसी की तबीयत इतनी बिगड़ सकती है? उसने हैरानी भरे लहजे में अंशिका और आक्रोश को देखते हुए पूछा, अगर अंशिका कुछ सोचेगी भी तो क्या उसे इतना तेज बुखार चढ़ेगा? तब आक्रोश ने मिशिका को बताते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, इसकी शुरू से आदत है कि जब भी ये किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचती है और वह चीज इसे बहुत ज्यादा परेशान करती है तो इसे बुखार चढ़ जाता है। इस चीज के लिए मैंने इसे बहुत बार डांटा भी है कि अगर कुछ है तो मुझे बता दे, मैं उसे संभाल लूंगा। लेकिन ये लड़की खुद ही सोचने में लग जाती है और इतना बुखार बढ़ जाता है कि डॉक्टर भी कभी कभी इसे संभाल नहीं पाते हैं और इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। लेकिन आज शुक्र है कि इसे कुछ नहीं हुआ और हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई। तभी मिशिका ने कहा, आ सकती थी हॉस्पिटल जाने की नौबत, लेकिन घर पर इसे देखने के लिए आज मैं थी, इसलिए मैंने डॉक्टर के आने तक पानी पट्टी की और अंशिका का बुखार कम होता चला गया। और जब डॉक्टर ने आकर इंजेक्शन दिया तो पूरा बुखार उतर गया। मिशिका ने आगे कहा, ठीक है अंशु, तुम रेस्ट करो। मैं अभी तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ पीने को, उसके बाद मेडिसिन देंगे। फिर मिशिका ने आक्रोश की तरफ देखते हुए कहा, और आप इससे ज्यादा बात मत कीजिएगा, बस उसे देखिए कि वह आराम करे। इतना कहकर वह तुरंत कमरे से बाहर चली गई। वहीं उसे जाते हुए आक्रोश और अंशिका दोनों देख रहे थे। तभी आक्रोश ने अंशिका के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए उससे पूछा, कोई बात है बेटा जो तुम्हें परेशान करे रही है? तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं हूँ। और अब तो तुम्हारी मिशिमा भी है तुम्हारे साथ। देखा वह तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो गई थी। अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने देखा ना मेरी पसंद कितनी अच्छी है। अंशिका की इस बात पर आक्रोश मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। जहां मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी मॉम के अलावा कभी किसी से प्यार करूंगा या अपनी जिंदगी में जगह दूंगा, लेकिन अब मिशिका मेरी जिंदगी में एक अहम जगह रखती है, और मेरे दिल में भी। फिर उसने अंशिका को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें तुम्हारे साथ खेलने के लिए भाई बहन चाहिए? ये सुनकर अंशिका खुशी से उठकर आक्रोश के गले लगते हुए बोली, सच्ची? क्या मिशिमा प्रेग्नेंट है? तभी कमरे के अंदर आती हुई मिशिका ने जब ये बात अंशिका के मुंह से सुनी तो वह जल्दी से अंदर आते हुए बोली, नहीं नहीं, किसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मिशिका की इतनी हड़बड़ाहट बोली बातें सुनकर आश्चर्य और आक्रोश उसे ही देखे लगे। तभी अंशिका ने कहा, रिलैक्स मिशिमा, मैं बस पूछ रही हूँ कि क्या आप प्रेग्नेंट हो? मिशिका ने अंशिका को सही करते हुए कहा, तुम मुझे आप क्यों कह रही हो? देखो, मानो कि तुम्हारे पापा से मेरी शादी हो गई है, लेकिन हम दोनों का रिश्ता वही रहेगा। हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। फिर मिशिका ने कहा, अब तुम ये सारी बातें छोड़ो, जल्दी से यह सूप पी लो, फिर तुम्हें मेडिसिन भी खानी है। ये कहता हुआ मिशिका अंशिका के पास बैठ गई। अंशिका उसे मुस्कुराकर देख रही थी, लेकिन जब मिशिका ने आक्रोश की तरफ देखा तो उसकी नजरें आक्रोश से पूछ रही थी, अंशिका के सामने ये सब कहने की जरूरत क्या थी? वहीं आक्रोश बेचारा चुपचाप अपनी बीवी और बेटी के बीच फंसा हुआ था। उसने अपना मुंह नीचे कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि प्रेगनेंसी वाली बात पर मिशिका जैसे हड़बड़ाई थी, उसे बहुत हंसी आ रही थी। उसकी धीरे धीरे हंसने की आवाज सुनकर मिशिका उसे घूरने लगी, जैसे उसकी नजरें कह रही हो, हंसने की हिम्मत भी कैसे हुई। वहीं आक्रोश चुपचाप मुस्कुराता रहा। जब तक आक्रोश ने अंशिका को सूप पिलाया तब तक मिशिका उसे घूरती रही और आक्रोश उससे नजरें बचाता रहा। कुछ चम्मच सूप पीने के बाद अंशिका ने सूप का बाउल दूर हटाते हुए कहा, डैड प्लीज और नहीं।
तभी आक्रोश के हाथ से मिशिका ने सूप का बाउल लेते हुए कहा, चुपचाप इसे खत्म करो, समझी? तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तभी अंशिका ने उससे पूछा, और तुमने खाया है? मिशिका ने जवाब दिया, तुम खा लो पहले, उसके बाद मैं देखूंगी। अंशिका ने उसके हाथ से सूप का बाउल लिया और कहा, आई प्रॉमिस कि मैं ये पूरा खत्म कर दूंगी और मेडिसिन भी ले लूंगी। लेकिन अब तुम जाओ और डैड के साथ डिनर कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। अंशिका की जिद पर मिशिका कुछ कहने ही वाली थी, जब अंशिका ने आक्रोश की ओर देखते हुए कहा, डैड, इसने कुछ नहीं खाया है, और आपने भी कुछ नहीं खाया होगा। तो आप दोनों जाकर डिनर कर लो, मैं ये पूरा खत्म कर लूंगा। आप चाहो तो कुछ देर में आकर देख सकते हो। अंशिका की बात पर आक्रोश ने मिशिका को अपने साथ कमरे से बाहर ले गया। उनके जाने के बाद अंशिका धीरे धीरे सूप पीने लगा, लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आक्रोश और मिशिका दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठे। मेड ने आकर उनके लिए खाना सर्व किया। दोनों खा रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में अलग अलग सवाल चल रहे थे। मिशिका ने कहा, क्या कुछ ऐसा है जो अंशिका छुपा रही है, और जैसा आपने कहा, उसके कुछ ज्यादा सोचने से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो वह क्या सोच रही होगी? आक्रोश ने जवाब दिया, अभी तो पता नहीं, लेकिन पता करना पड़ेगा। मैं अपनी बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वह हमेशा मुझे बता देती है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों नहीं बता रही। मिशिका ने कहा, ठीक है, बाद में पूछ लेंगे उससे। डिनर खत्म करने के बाद दोनों अंशिका के कमरे के पास गए। उन्होंने डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि डोर अंदर से बंद है। आक्रोश ने आवाज लगाते हुए कहा, अंशु, तुमने डोर क्यों लॉक किया? चलो, खोलो। अंशिका ने अंदर से जवाब दिया, डैड, मैंने सूप पूरा पी लिया है और मेडिसिन भी ले ली है। अब मुझे नींद आ रही है, तो मैं सो रही हूँ। आप मेरी मिस्सी माँ को लेकर अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। और हाँ, मुझे जल्दी ही मेरे छोटे भाई बहन चाहिए, तो आप लोगों को स्पेस तो चाहिए होगा ना? तो बस वही स्पेस दे रही हूँ। आप लोग मेरे छोटे भाई बहन को दुनिया में लाने की ट्राई करो। इतना कहने के बाद अंदर से अंशिका की हंसी की आवाज आई। ये सुनकर मिशिका ने आक्रोश की तरफ घूर कर देखा, लेकिन उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। मिशिका वहां से हटकर जाने लगी, लेकिन आक्रोश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, अब जब हमारी बेटी को छोटे भाई बहन चाहिए, तो उसे ये तोहफा तो देना बनता है ना? 37 मुझे दर्द होगा। आक्रोश ने दिए मिशिका को लव बाइट्स। अंशिका ने अंदर से जवाब दिया, डैड, मैंने सूप पूरा पी लिया है और मेडिसिन भी ले ली है। अब मुझे नींद आ रही है, तो मैं सो रही हूँ। आप मेरी मिस्सी माँ को लेकर अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। और हाँ, मुझे जल्दी ही मेरे छोटे भाई बहन चाहिए, तो आप लोगों को स्पेस तो चाहिए होगा ना? तो बस वही स्पेस दे रही हूँ। आप लोग मेरे छोटे भाई बहन को दुनिया में लाने की ट्राई करो। इतना कहने के बाद अंदर से अंशिका की हंसी की आवाज आई। ये सुनकर मिशिका ने आक्रोश की तरफ घूर कर देखा, लेकिन उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। मिशिका वहां से हटकर जाने लगी, लेकिन आक्रोश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, अब जब हमारी बेटी को छोटे भाई बहन चाहिए, तो उसे ये तोहफा तो देना बनता है ना? ये तोहफा तो देना बनता है ना? आक्रोश मिशिका को अपने कमरे में लेकर चला जाता है और उसे अपने बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है। मिशिका आक्रोश की आंखों में देख रही थी। वही आक्रोश भी उसकी आंखों में देखते हुए उसकी तरफ झुकने लगता है। तो मिशिका ने हाथ बढ़ाकर आक्रोश की शर्ट की कॉलर को पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे दर्द होगा। आक्रोश मिशिका की यह बातें सुनकर ठीक ठाक गया और उसने रुकते हुए मिशिका से पूछा, ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है ना? तभी मिशिका ने उससे कहा, हाँ, ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम तो आपने ही लिया है ना? लेकिन उस दिन तो मैं नशे में थी, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन अब तो मुझे दर्द होगा। ये कहते हुए मिशिका ने अपने होठों का पाउट बना लिया था, जिससे आक्रोश नीचे झुककर मिशिका के पाउट बने होठों को किस करते हुए बोला, नहीं होगा, मैं प्यार से करूंगा, बस तुम मुझे एक्साइटेड मत करना, नहीं तो पता चला कि मैं क्या कर गुजरूं, मुझे भी याद नहीं रहेगा और मैं बहक जाऊंगा। इतना कहकर आक्रोश वापस से नीचे झुका और उसने मिशिका के होठों पर अपने होठ रखकर उसे पैशनेटली किस करना स्टार्ट किया। मिशिका पहले तो उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वह भी आक्रोश का साथ देने लगी और आक्रोश की तरह ही उसे पैशनेटली किस करने लगी। कुछ देर में आक्रोश मिशिका को किस करने से इतना एक्साइटेड हो गया कि वह मिशिका के होठों पर बाइट करने लगा,
जिससे मिशिका के मुंह से हल्की सी आवाज निकली, लेकिन वह आक्रोश की किस करने की वजह से उसके मुंह में ही दबकर रह गई। वहीं आक्रोश के उसके होठों पर काटने से मिशिका के होठों से खून बहने लगा, जिसका आक्रोश को अपने मुंह में एक अलग ही टेस्ट मिला। इसे महसूस कर आक्रोश मिशिका के होठों को छोड़कर उससे अलग हुआ और उसने मिशिका के होठों को देखा, जिस पर से खून बह रहा था और उसके मुंह में भी खून का टेस्ट उसे मिल रहा था। आक्रोश ने अपने अंगूठे से मिशिका के होठों को साफ करते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मुझे एक्साइटेड मत करना। देखो, मैंने तुम्हें काट लिया। लेकिन जान, यह मैंने काटा है। नहीं, ये तो मैंने तुम्हें लव बाइट दिया है। और ये तो अभी शुरुआत है। अभी आगे आगे देखो, तुम्हें कितने लव बाइट्स देता हूँ। इतना कहकर आक्रोश एक बार फिर से मिशिका के होठों को अपने होठों से कैद कर लेता है और उसे किस करने लगता है। साथ ही उसके हाथ धीरे धीरे मिशिका की शर्ट के अंदर चल गए थे। उसके हाथ की ठंडी छुअन को अपने पेट पर महसूस कर मिशिका का दिल धड़क उठा था। उसकी बॉडी में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। उसने अब तक जो आक्रोश के बालों को अपनी मुट्ठी में भर रखा था, जल्दी से अपनी एक हाथ को अपने पेट के ऊपर रखा और आक्रोश के हाथ को आगे बढ़ने से रोक दिया। आक्रोश, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और मिशिका के होठों के रस को पी रहा था, उसने अपनी आंखें खोली और मिशिका को देखा। मिशिका भी उसे ही देख रही थी। आक्रोश ने मिशिका के होठों को अपने होठों आजाद कर उससे पूछ, अब क्या हुआ? मिशिका ने गहरी सांस भरते हुए कहा, ठंड लग रही है आपके हाथ की छुअन से मेरे पेट में। ऐसे मत छूना। आक्रोश मुस्कुराया और अपनी उंगली को उसकी नाभि के इर्द गिर्द घुमाते हुए बोला, अभी तो इस छुअन की शुरुआत है। अभी तो मेरा जिस्म तुम्हारे जिस्म को पूरी तरह से अपने अंदर समाने लगा है, मेशू। बच्चा, अब मत रोकना, क्योंकि अब मैं नहीं रुक पाऊंगा। इतना कहकर आक्रोश ने अब मिशिका की गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। मिशिका के हाथ अपने आप उसके बालों में चले गए। उसकी गर्दन, बालों और पीठ को मिशिका सहलाने लगी। जब आक्रोश उसकी गर्दन पर बाइट करता, तो उसके नाखून आक्रोश के कंधे पर चुभ जाते हैं। आक्रोश की हर एक हरकत मिशिका को और ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल जैसे पागलों की तरह धड़क रहा था। उसने एक बार फिर से आक्रोश को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें उसके अंदर उमड़ रहे जज्बातों के सामने बेकार साबित हो रही थी। आक्रोश ने उसकी गर्दन पर अपने होठों को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाते हुए कहा, मिशु, तुम्हारे पास आज मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मिशिका ने धीमी आवाज में कहा, आक्रोश आपको रोकना भी कौन चाहता है, लेकिन प्लीज मुझे संभलने दो तो थोड़ा। आक्रोश रुकते हुए उसके चेहरे की ओर देखता है। उसकी आंखों में मिशिका के लिए मोहब्बत और उसके अंदर सामने की एक अलग ही चमक थी। उसने धीरे से मिशिका के चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोला, तुमने मेरा नाम लिया मिशु, एक बार फिर से मेरा नाम लो। मिशु, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अगर तुम चाहती हो तो मैं अभी रुक जाऊंगा, लेकिन ये मत भूलो, मैं तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। मिशिका की आंखों में नमी आ गए। वो जानती थी कि आक्रोश की हर बात में उसके प्यार झलक रहा है। इसलिए उसने धीरे से कहा, आक्रोश, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। मैं बस खुद से लड़ रही हूँ। मुझे थोड़ी देर दो ना प्लीज। आक्रोश ने उसकी बात सुनते ही उसे अपनी बाहों में कस लिया और बोला, ठीक है मिशु, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, मुझे तुम्हारे बाहों में ही रहना है, मैं कहीं नहीं जा रहा। आक्रोश के इतना कहने पर मिशिका ने कसकर आक्रोश को अपनी बाहों में भर लिया। अभी के लिए इतना ही। चैप्टर बताओ कैसा लगा? जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन, फॉलो और कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी दूसरे चैप्टर अपलोड होंगे। क्योंकि गाइस, बिना बेनिफिट के कब तक और कितना ही वीडियो दूंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो चलिए जल्दी जल्दी लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल एनएस की नॉवल वर्ल्ड रिबन के साथ दिल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बाय एवरीवन।